नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने हाथी जनगणना रिपोर्ट को जारी करना स्थगित कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसके अपने कारण बताए हैं, लेकिन अगर हम भारत में हाथियों की संरक्षण को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें हाथियों की संख्या के बारे में बिल्कुल सटीक रूप से पता होना चाहिए। हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1992 में हाथी परियोजना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत भारत 33 हाथी रिजर्व स्थापित कर चुका है। साथ ही भारतीय हाथी का आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है, यानी संकटग्रस्त है, जो बताता है कि भारतीय हाथियों के संरक्षण के लिए विशिष्ट प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसमें उनकी जनसंख्या के बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये रिपोर्ट यानी हाथी जनगणना रिपोर्ट स्थगित क्यों हुई है, आज इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में पर इन फोकस के प्रोग्राम पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी हमें खबर विस्तार में जाननी है। फिर देखेंगे कि हाथियों की संख्या के बारे में किस तरह के अनुमान लगाए गए हैं। ये रिपोर्ट स्थगित जरूर हुई है, यानी हाथी जनगणना रिपोर्ट स्थगित जरूर हुई है, लेकिन वो सरकार प्रिंट कर चुकी थी, इसलिए कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो वो जानकारी क्या प्राप्त होती है हाथियों की संख्या के बारे में, उसको जानने का प्रयास करेंगे। और फिर ये देखेंगे कि हाथियों को भारत में किन पद्धतियों के माध्यम से गिना जाता है, उसमें पुरानी पद्धतियां कौन सी हैं। साथ ही अगर भारत हाथियों की जनगणना के बारे में सुधार करना चाहता है, तो उसमें एक उदाहरण के रूप में बाघ जनगणना हो सकती है। तो हम ये भी देखेंगे कि बाघों की जनगणना किस प्रकार से की जा सकती है या की जाती है, और उसके आधार पर हाथियों की जनगणना में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, और इसी के अंतर्गत मार्क रिकैप्चर विधि महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर हम देखेंगे कि अगर हम हाथियों की जनसंख्या के बारे में जानते हैं, तो उस जनसंख्या को जानना महत्वपूर्ण क्यों है, यानी उस संख्या का महत्व क्या है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है। पर्यावरण जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हाथी है, वो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से एक की स्टोन प्रजाति मानी जाती है। की स्टोन प्रजाति का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हाथी अपने आसपास के पर्यावास को, अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के अंतर्गत विशिष्ट भूमिका, केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इसलिए इस प्रजाति को की स्टोन प्रजाति कहा जाता है, और इसलिए इसके संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम आगे बढ़े अपने प्रोग्राम में, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और लेकिन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस संस्थान ने अपनी विभिन्न शाखाओं पर हिंदी माध्यम का आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए हैं। ये कोर्स कई स्थानों पर प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन कई स्थानों पर आप अभी भी अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे जयपुर में जो आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच है, उसमें आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं, और इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो टाइमिंग है सुबह 8 बजे। उसी तरह से लखनऊ शाखा में हिंदी माध्यम आईएएस फाउंडेशन कोर्स हमारा 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, जिसकी समय रहेगा सुबह 11:30 बजे। उसी तरह से करोल बाग शाखा में हमारा एक और बैच हिंदी माध्यम का प्रारंभ हो रहा है, सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच, जो 13 नवंबर से प्रारंभ होगा, और इसकी टाइमिंग रहेगी दोपहर 3 बजे। इन सभी शाखाओं के पास अगर आप स्थित हैं, तो इन शाखाओं में जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही आप एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 87501 87501। नंबर क्या है? 87501 87501। इस नंबर पर कॉल करके भी आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं, और सफलता की दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और अभी आपको जैसा कि बताया कि पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में हाथियों की स्थिति 2022-23 शीर्षक वाली हाथी जनगणना रिपोर्ट को हाल ही में स्थगित कर दिया है, और स्थगित करने का कारण ये बताया है कि भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में, यानी उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, उसमें हाथियों की जनगणना नहीं की जा सकी है। हाथियों की जनगणना वहां पर विलंबित हुई है, लंबित हुई है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जनगणना जारी करना, यानी इसको प्रकाशित करना विलंब किया गया है। हालांकि सरकार इसको पहले प्रिंट करवा चुकी है।
यानी से इसके अलावा एक रिपोर्ट में ये भी बात निकल करके आती है कि जो शेष भारत है, यानी उत्तर पूर्व के अलावा जो शेष भारत है, वहां पर हाथियों की स्थिति पर रिपोर्ट मुद्रित हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है, लेकिन इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है और उसका कारण यही है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनगणना में विलंब हुआ है। अब माना जा रहा है कि रिपोर्ट जून 2025 से पहले जारी होना बेहद मुश्किल है। हाथियों की जनगणना के बारे में हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हाथी परियोजना 1992 को सफल करने के लिए उनकी संख्या के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही वर्ष 2010 में भारत सरकार हाथी को भारत का एक राष्ट्रीय विरासत पशु पशु घोषित कर चुकी है और इसलिए अगर हम इसके संरक्षण प्रयासों को बेहतर करना चाहते हैं तो इसकी जनगणना के बारे में, इसकी संख्या के बारे में हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है। यही पूरी खबर है। हाथियों की संख्या के बारे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले भारत में 2017 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। 1990 के दशक से भारत में हाथियों की संख्या के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है। उसके बाद हर 5 वर्ष में ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है। तो 2017 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, तो इसके बाद वर्ष 2022-23 में रिपोर्ट प्रकाशित हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। तो जितनी जानकारी हाल ही की रिपोर्ट से हमें प्राप्त होती है वो ये है कि भारत के पूर्व मध्य यानी पूर्व मध्य क्षेत्र जो है, पूर्वी मध्य क्षेत्र और साथ ही दक्षिणी क्षेत्रों में हाथियों की संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आई है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ये गिरावट बहुत तीव्र है, बहुत स्टीप है। कौन से राज्य हैं? जैसे पश्चिम बंगाल में गिरावट 84% की है, झारखंड में 64% की है, उड़ीसा में 54% की और केरल में 51% की गिरावट इस रिपोर्ट में एक तरह से उजागर हुई है, ऐसा कहा गया है अखबारों में। और ओवरऑल गिरावट कितनी बताई गई है कि भारत में 2017 के मुकाबले 20% की गिरावट हाथियों की संख्या में हुई है। हाथियों की संख्या में गिरावट क्यों हुई है, इसके सबसे प्रमुख कारणों में बताया गया है कि सरकार की अलग-अलग आधारभूत संरचना परियोजनाएं या विकास परियोजनाओं के नाम से आप जिनको जानते हैं। जैसे-जैसे सरकार जंगली क्षेत्रों में अपनी विकास परियोजनाओं को लेकर के जाती है, वैसे-वैसे हाथियों का आवास सिकुड़ने लगता है और यह हाथियों की संख्या में गिरावट के प्रमुख कारणों में बताया गया है। इसके अलावा अनियंत्रित खनन और बुनियादी ढांचे का विकास, जो कि ये बढ़ती हुई विकास परियोजनाओं का ही एक हिस्सा है, उसको कारण बताया गया है हाथियों की संख्या में गिरावट का। साथ ही नवीन जनगणना में एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि हाथियों की संख्या में गिरावट का एक कारण ये भी हो सकता है कि जो नवीन जनगणना की जा रही है, उसमें नई पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया है। तो नई पद्धतियों के इस्तेमाल से ज्यादा बेहतर आंकड़े हमारे पास आए, जिससे हमें सटीक जानकारी हुई कि हाथियों की संख्या में गिरावट हुई है या नहीं हुई है। तो इससे नवीन पद्धति के इस्तेमाल से भी ऐसा हो सकता है कि हाथियों की संख्या में गिरावट आई है। लेकिन एक्सपर्ट्स इसकी जानकारी से इसके होने पर कई तरह के सवाल उठाते हैं। जैसे नवीन पद्धति में, यानी जिस पद्धति के माध्यम से हाथियों की जनगणना की गई है, उसमें हमने हाथियों का डीएनए प्रोफाइलिंग की है, इसलिए इसको डीएनए प्रोफाइलिंग पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये पता लगता है कि इस पद्धति के माध्यम से गंगा के मैदान में और शिवालिक पहाड़ी के क्षेत्र में हाथियों की संख्या में किसी प्रकार का कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। यानी जब हमने इस नवीन पद्धति यानी डीएनए प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल शिवालिक और गंगा के मैदान में हाथियों की संख्या को जानने के अंतर्गत किया, तो इसके परिणाम लगभग वही थे जो कि पुरानी पद्धति के थे, यानी वर्ष 2017 के थे। और इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को नहीं पता चलता है, नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पद्धतियों के इस्तेमाल का हाथियों की संख्या के कम होने से कोई संबंध नहीं है। इसलिए अन्य क्षेत्रों में अगर हाथियों की संख्या में गिरावट के आंकड़े हमारे सामने आते हैं, तो वो पद्धतियों के कारण नहीं है, बल्कि कुछ अंतर्निहित कारण हैं, जिन कारणों को हमें जानना चाहिए। यानी विशेषज्ञों ने कहा है कि कुछ गंभीर अंतर्निहित मुद्दों की तरफ ये पूरी रिपोर्ट एक तरह से संकेत करती है, जिनको हमें जानना चाहिए। अब हम ये जान लेते हैं कि किस तरह की पद्धतियां अपनाई गई हैं पुराने समय में। वर्तमान में तो हमने जान लिया कि डीएनए प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है, और पुराने समय में या पुराने समय से ही किस प्रकार की पद्धतियां इस्तेमाल होती आ रही हैं। जैसे वर्ष 2010 तक हमने जिस पद्धति का इस्तेमाल किया, उसको हम कहते हैं कुल प्रत्यक्ष गणना विधि। इसमें देखे गए हाथियों के आधार पर ही उनकी गणना का एक तरह से गणना कर ली जाती थी, उनकी संख्या को जानने का प्रयास किया जाता था। इसलिए इसको कुल प्रत्यक्ष गणना यानी देखे गए हाथियों की
संख्या के आधार पर ही सामान्यतः हाथियों की गणना कर ली जाती थी। लेकिन हाथियों की बड़ी आबादी या बड़े क्षेत्र में इस प्रकार से हाथियों की संख्या को जानना बेहद मुश्किल था, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी। इसलिए 2002 में दक्षिणी राज्यों में एक नई विधि का इस्तेमाल हुआ, जिसको हम अप्रत्यक्ष गोबर गणना विधि कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या हुआ? इसके अंतर्गत जो गणना करता होता था, यानी जो गणना करने वाले व्यक्ति थे, वो जंगलों में एक खास निर्दिष्ट, पहले से निर्दिष्ट रेखा पर चलते थे और हाथियों की जो लीद होती थी, जो गोबर होते थे, लीद और गोबर के सड़ने की दर को रिकॉर्ड करते थे और फिर देखते थे कि नॉर्मली हाथी एक दिन में या 2 दिन में या एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार सोच करता है, और उसके आधार पर ही किसी विशिष्ट क्षेत्र में हाथियों की संख्या के घनत्व को जानने का प्रयास किया जाता था, उसका अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता था गोबर गणना के आंकड़ों के माध्यम से। ये एक विधि अपनाई गई। साथ ही हाल ही में प्रत्यक्ष गणना की जो विधि थी, उसमें भी कई प्रकार के संशोधन किए गए। किस प्रकार के संशोधन किए गए? एक संशोधन ये किया गया कि जो हम नमूना लेते थे, हाथियों की प्रत्यक्ष गणना करते थे, उसके लिए हमने किसी वन क्षेत्र को कई तरह के ब्लॉक्स में बांट दिया, कई तरह की सेल्स में बांट दिया। जैसे कोई वन क्षेत्र है, उसको कई तरह के ब्लॉक्स में इस प्रकार से बांट दिया, छोटे छोटे क्षेत्रों में। जैसे 5 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र में सर्वेक्षण किया गया और उन ब्लॉकों के भीतर सभी हाथियों का पता लगाने और उनकी गणना करने की संभावना में इस पद्धति के माध्यम से सुधार हो गया। क्योंकि अगर हम बहुत कम क्षेत्र को, जैसे 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हाथियों की गणना करने की कोशिश करेंगे प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से, तो हमारा पैमाना ज्यादा सटीक हो जाएगा और फिर इस पैमाने को हम विस्तारित कर देंगे दूसरे क्षेत्रों में, जिससे हमें पूरे ब्लॉक में, यानी सर्वेक्षण किए गए ब्लॉक से घनत्व का अनुमान लगाकर बड़े क्षेत्रों में हाथियों की आबादी का अनुमान लगाया गया, जिससे पिछली विधियों के माध्यम से, पिछली विधियों में जो हमारा अनुमान था हाथियों की संख्या के बारे में, अब अनुमान हमारा ज्यादा सटीक होने लगा, क्योंकि हमने छोटे क्षेत्रों में हाथियों की गणना की और फिर उस गणना को दूसरे क्षेत्रों पर लागू करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से भी सुधार किए गए। एक तरीका यह माना जाता है कि अगर हमें हाथियों की गणना को ठीक करना है, सटीक करना है, तो बाघों की गणना हम किस प्रकार से करते हैं उसका हमें पता होना चाहिए और उसके आधार पर ही उस पद्धति को हम हाथियों की गणना के अंतर्गत अपना सकते हैं। वर्ष 2021 में विश्व हाथी दिवस, जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है, हाथियों और बाघों के लिए जनसंख्या अनुमान विधियों में सामंजस्य स्थापित करने की पर्यावरण मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी। और इसका उद्देश्य यह था कि जनसंख्या आकलन विधियों को और ज्यादा वैज्ञानिक बनाना, वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार उनको संरेखित करना, उससे तालमेल स्थापित करना। इस सर्वेक्षण पद्धति में क्या किया गया? इस सर्वेक्षण पद्धति में पूरे वन क्षेत्र को समान आकार के कक्षों या ब्लॉक्स में एस्टेब्लिश कर दिया गया। पहले भी ब्लॉक बनाए गए थे, जैसे ब्लॉक बनाया गया 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का, और फिर उस 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अनुमान के आधार पर उसको बड़े क्षेत्र में लागू कर दिया गया। यहां पर क्या हुआ? पूरे वन क्षेत्र को कुछ समान क्षेत्र के ब्लॉक में बांट दिया गया। मान लिया एक वन क्षेत्र को 4 ब्लॉक में बांटा गया, जिन ब्लॉक को ए, बी, सी और डी कहा गया, जहां बाघ के निशान और मल जैसे चिन्हों की खोज के लिए जमीनी सर्वेक्षण किया जाता था। ये हम बाघों की बात कर रहे हैं। पहले जो हमने प्रत्यक्ष विधि की बात करी, वहां हाथियों की बात की थी। तो बाघों की गणना करने के लिए हमने ब्लॉक्स को बांट दिया पूरे वन क्षेत्र में, और फिर ये देखा कि कहां पर बाघ के निशान और मल जैसे चिन्ह हमें दिखाई देते हैं। और सर्वेक्षण से पता चलता है, इस तरह के सर्वेक्षण से हमें ये पता चल जाता है कि कौन से ब्लॉक में बाघों का कब्जा है, यानी उनका घनत्व बहुत ज्यादा है, वो ए में है, ए ब्लॉक में है, बी ब्लॉक में है या डी ब्लॉक में है। इस सर्वेक्षण पद्धति का हमने इस्तेमाल किया। साथ ही हमने कुछ और वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया। कौन कौन से वेरिएबल्स या चरों का इस्तेमाल किया? जैसे वनस्पति की गुणवत्ता, शिकार की उपलब्धता, पानी से निकटता, मानवीय व्यवधान, ताकि जो प्रत्येक ब्लॉक है उसमें बाघों की संभावित आबादी का निर्धारण किया जा सके। प्रत्येक ब्लॉक को बाघों के रहने की उसकी क्षमता को दर्शाते हुए एक अंक भी प्रदान किया गया। इसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर बाघों की संख्या हो सकती है तो कितनी हो सकती है, उसका घनत्व कितना हो सकता है। इसलिए इन वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल किया गया और प्रत्येक ब्लॉक को एक खास नंबर दिया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर, यदि ब्लॉक ए को बाघों के रहने की क्षमता के लिए 100 अंक मिलते हैं, तो ब्लॉक बी और डी को 75 और 50 अंक मिल सकते हैं, जो बाघों के रहने के लिए अलग अलग उपयुक्तता को बताता है। और ये उपयुक्तता कहां से निर्धारित होती है? ये इन वेरिएबल से निर्धारित होती है। इस प्रकार से हम बाघों की गणना करने का प्रयास करते हैं।
साथ ही हम एक और चीज अपनाते हैं कि बाघों की तस्वीरें लेने और उनकी विशिष्ट धारीदार पैटर्न। आप जानते हैं कि बाघों के शरीर पर जो धारीदार पैटर्न होता है वो अपने आप में विशिष्ट होता है, यानी हर बाघ पर उस पैटर्न का एक अलग निर्धारण होता है, हर बाघ में एक अलग पैटर्न होता है। तो उसकी अगर हमें पहचान हो जाए तो उसके आधार पर भी हम बाघों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर हम बाघों को कैप्चर कर लें कैमरे के माध्यम से तो उस धारीदार पैटर्न की विशिष्टता के आधार पर ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए कैमरा ट्रैप की स्थापना बाघों की जनगणना के अंतर्गत विशिष्ट मानी जाती है, क्योंकि बाघों की तस्वीर हम ले लेते हैं और विशिष्ट धारीदार पैटर्न से उनकी पहचान कर लेते हैं और किसी भी सीमित क्षेत्र में जैसे ब्लॉक बी में हम उसको रख सकते हैं, कैमरे को रख सकते हैं और बाघों की संख्या का पता लगा सकते हैं। इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, जैसे लगातार हम 2 राउंड में खींचे गए बाघों के फोटो की जो संख्या है उसकी गणना करके बाघों की आबादी का अनुमान लगा सकते हैं। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर हम कम रिकैप्चर करते हैं, एक बाघ को कम तरीके से रिकैप्चर किया जाता है, एक बाघ बार बार नहीं आता है कैमरे में, तो इसका मतलब क्या है, वो अधिक आबादी का संकेत देता है। और अगर रिकैप्चर बार बार होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, उस क्षेत्र में बाघों की संख्या कम है और एक ही बाघ या 2 तरह के बाघ या 3 तरह के बाघ बार बार कैमरे में रिकैप्चर हो रहे हैं। तो इस तरह से अनुमान लगाया जाता है और इसको हम कहते हैं मार्क रिकैप्चर विधि। बाघों के घनत्व का इस प्रकार से अनुमान लगाया जाता है। इन दोनों विधियों के आधार पर अनुमानकर्ता सर्वेक्षण किए गए क्षेत्र जैसे ब्लॉक बी के लिए बाघों की आबादी और उसका घनत्व का पता लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में उनकी संख्या कितनी है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, उनकी संख्या के बारे में पता लगाया जा सकता है और फिर इस घनत्व को उनके सहचर यानी जो अन्य वेरिएबल्स हैं, जो को वेरिएबल्स हैं, उसके स्कोर के आधार पर अन्य ब्लॉक्स में उनकी संख्या का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से बाघों की संख्या के बारे में एक सटीकता हासिल करने का प्रयास किया जाता है। इसके बारे में और ये चीजें हैं कि यदि सेल बी में यानी जो ब्लॉक बी है जिसको हम सेल के नाम से भी जानते हैं, अनुमानित बाघ घनत्व 12 है तो सेल ए के लिए हम उसकी संख्या 16, घनत्व 16 और सेल डी के लिए 8 अनुमानित किया जा सकता है। यानी इस प्रकार से हम एक वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हुए उनकी संख्या का अनुमान लगा सकते हैं, जो कि उनके आवास की उपयुक्तता पर निर्भर करता है, क्योंकि हर वेरिएबल्स किसी स्थान में वनस्पति की संख्या कितनी है, प्रे की संख्या कितनी है, उसके आधार पर ही ये सारी चीजें आवास की उपयुक्तता निर्भर करती है। अब इसी विधि का प्रयोग अखिल भारतीय हाथी अनुमान 2022-23 में किया गया है, एक समान पद्धति का प्रयोग किया गया है। लेकिन हाथियों में उस तरह से कोई विशिष्ट चिन्ह नहीं होता जिस प्रकार बाघों में होता है। जैसे धारीदार बाघों में पैटर्न होता है लेकिन हाथियों में तो नहीं होता। तो इसलिए हाथियों की संख्या में सटीकता हासिल करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, जो बाघों की संख्या को जानने में नहीं होता, उसमें हम करेंगे आनुवंशिक विश्लेषण। यानी जो भी पैटर्न हमें प्राप्त होता है हाथियों के बारे में, हाथियों की संख्या के बारे में, उसमें हम हाथियों का आनुवंशिक विश्लेषण अगर कर लें, इस पूरी विधि का जो बाघों की संख्या जानने का प्रयास किया जाता है उसी विधि को हम हाथियों की संख्या जानने का प्रयास करें और उसमें इस चीज को शामिल कर लें, उनके आनुवंशिक विश्लेषण को शामिल कर लें, गोबर के माध्यम से, लीद के माध्यम से और फिर गोबर और लीद का लैब में परीक्षण के माध्यम से, तो हमें हाथियों की संख्या की बेहतर जानकारी प्राप्त हो सकती है। और जमीनी सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए हाथियों के गोबर के नमूनों का विश्लेषण आनुवंशिक चिन्हों का उपयोग करके व्यक्तिगत हाथियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, जिससे सटीक पहचान और जनसंख्या अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से हमें पता लगता है कि बाघों की जनगणना को जानने के जो विधि अपनाई जाती है, अगर हम उसमें एक चीज ऐड कर दें जिसको हम कहते हैं आनुवंशिक विश्लेषण, तो हम हाथियों की सटीक संख्या के बारे में पता लगा सकते हैं। ये सटीक संख्या जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अगर हमें हाथियों की सटीक संख्या होगी तभी हम उनके संरक्षण के बेहतर प्रयास कर पाएंगे, उनके संरक्षण की बेहतर नीतियां लागू कर पाएंगे। आईयूसीएन का जो रेड लिस्ट में है भारतीय हाथियों को उनमें संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल किया गया है। साथ ही जो एशियाई हाथी है, एशियाई हाथियों के अंतर्गत 3 प्रजातियां आती है, भारतीय हाथी, सुमात्रन हाथी और श्रीलंकन हाथी, और तीनों को ही संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। भारतीय हाथियों के संरक्षण के बेहतर प्रयास के अंतर्गत हमें उनकी संख्या का पता होना जरूरी है, तभी हम 1992 के हाथी परियोजना को
कार्य रूप प्रदान किए जा सकेंगे। इसलिए उनकी संख्या को जानना महत्वपूर्ण है और इस संख्या में एक निरंतरता भी पता होना चाहिए, यानी डेटा हमें निरंतर मिलना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। वर्ष 2017 में जो डेटा प्राप्त हुआ था, उसके बाद का जो डेटा जितना जल्दी आएगा उतना ही बेहतर तरीके से हम नीतियों में एक निरंतरता स्थापित कर पाएंगे। जंगली प्रजातियों के स्वास्थ्य और स्थिति को समझने के लिए जनसंख्या बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। संरक्षण प्रयास आपके वास्तविक चीजों पर आधारित हो, वास्तविक जनसंख्या पर आधारित हो, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकते हैं, उनके परिणाम बेहतर हो सकते हैं। नीतियां बेहतर हो सकती है, साथ ही वन्य जीवों का प्रबंधन करने में भी बेहतर नीतियां स्थापित हो सकती हैं। 2023 में भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने ब्लॉक काउंट यानी एक खास ब्लॉक में हाथियों की गणना और साथ ही गोबर काउंट विधियों को मिलाकर एक प्रोटोकॉल को लागू किया था। अगर साथ ही इस प्रोटोकॉल के जो निष्कर्ष थे उसकी पुष्टि आनुवंशिक मार्क रिकैप्चर विधियां, यानी मार्क रिकैप्चर विधि का प्रयोग हम बाघ की जनगणना के लिए करते हैं, और अगर इस विधि का प्रयोग हाथियों के लिए करना है तो उसमें आनुवंशिक विश्लेषण को जोड़ दिया जाए। तो आनुवंशिक मार्क रिकैप्चर विधियों के निष्कर्ष जो थे उसकी पुष्टि इस प्रोटोकॉल से भी होती है, या दोनों एक दूसरे के निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं। तो इस विधि को अगर हम पूरे भारत में बड़े क्षेत्र में अपनाएं हाथियों की गणना के अंतर्गत, तो वो एक बेहतर विधि हो सकती है और हाथियों की सटीक जनसंख्या के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? भारतीय हाथियों को IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? सुभेद्य यानी वल्नरेबल, संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड, गंभीर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।